लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है, चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसने इनिशिएटिव लेते हुए सबसे पहले सबसे बड़ी लिस्ट निकाली थी, अब उसने अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। इस लिस्ट में भी पहली लिस्ट की तरह कई सारे इंटरेस्टिंग पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश जहां पे 5 सीटें छोड़ी गई थी, उन सारी सीटों के लिए अनाउंस कर दिया गया है। महाराष्ट्र, जिस राज्य के बारे में कहा जा रहा था कि वहाँ पे काफ़ी सोच विचार के बाद में कि किस अलाई को साथ लेना है, किस अलाई को नहीं लेना है, किसको किस तरह से सीट बांटी जानी है, उस पर मंथन चल रहा है। उस सूबे के लिए भी सीटों का ऐलान हुआ है। त्रिपुरा, जहाँ पे पहली लिस्ट आने के एक दिन पहले एक ट्राईपार्टीट एग्रीमेंट हुआ था त्रिपुरा मोथा, त्रिपुरा सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय के बीच में, वहाँ को लेकर भी सीटों का ऐलान हो गया है। ये सारे पैटर्न्स क्या कह रहे हैं बीजेपी की रणनीति के बारे में, ये सब हम समझेंगे इस वीडियो में। अभिनव हमारे साथ हैं जिन्होंने इस लिस्ट को स्टडी किया है। फौरी तौर पर जो पैटर्न्स वो पाते हैं, हम उनको जानने की कोशिश करेंगे। अभिनव, सबसे पहले हम जानना चाह रहे हैं कि पिछली लिस्ट में जैसे हमने देखा था कि बहुत बड़ी लिस्ट निकाली गई, जो जहाँ जहाँ टिकट्स देना था आसान था, जहाँ सिंपल था, वो सारे उन्होंने फर्स्ट फेज में निपटा दिया। अब सेकंड लिस्ट में बस यही बचा था जहाँ थोड़ा बहुत कंसिडर करने की ज़रूरत है। ये लिस्ट जब आपने देखी तो आपका पहला रिएक्शन क्या रहा? मतलब इस लिस्ट को देखने के बाद ये लगता है कि भाजपा जो है ना, थोड़ा इस बार भारी हाथ के साथ आई है और टिकट काटे हैं। पिछली बार जो लिस्ट आई ज़्यादातर टिकट रिपीट हुए थे, कंटिन्यूटी थी। हाँ, इस बार टिकट कटे हैं और खास करके टिकट काटा है कर्नाटक में, जहां बीजेपी को ये आशंका है कि उसकी सीटें कम हो सकती हैं क्योंकि वहां पे कांग्रेस की सरकार बन गई। तो आप 20 में से 10 सीटें जो है बदल दी, कैंडिडेट 10 एक साथ 50% आउट करना एक अलग तरीके की पॉलिटिक्स है। खैर, इसमें जो बड़े पॉइंटर समझ में आते हैं, 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को टिकट दिया गया है। उसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट दिया है, एसआर मुंबई कर्नाटक वाले, उनको टिकट दिया गया है, और मनोहर लाल खट्टर करनाल से टिकट मिला है, जो कल ही उनका इस्तीफा हुआ। उनने कहा भी था कि अब जो दिल्ली से निर्देश होंगे उस तरफ ध्यान लगाया जाए। बिल्कुल। तो 72 जो कैंडिडेट की सीट वो आई है, उसमें 3 लोगों को टिकट, 3 मुख्यमंत्रियों को टिकट मिला है। बारी बारी से बात करेंगे, लेकिन जैसे गुजरात की 7 में से 5 सीटें जो है वो नए कैंडिडेट हैं। गौतम गंभीर जैसे उनका टिकट कटना तय बताया जा रहा था, तो उनका टिकट ईस्ट दिल्ली से कट गया। हरियाणा में 6 सीट में से 3 नए हैं। हिमाचल में दोनों रिपीट हैं, अनुराग ठाकुर को भी रिपीट किया गया, शिमला वाले जो सांसद हैं उनको भी। कर्नाटक का जैसे शुरू में बताया। एमपी में 5 में से 3 नए हैं। उत्तराखंड में दोनों नए फेसेस हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत तीरथ सिंह रावत का टिकट कट गया है क्योंकि अनिल बलूनी को टिकट दिया गया है, और उस पर भी मैं अभी उस पूरी लिस्ट पे आता हूँ। त्रिपुरा में भी नया चेहरा, उस पर आप बात करेंगे बारी बारी से। अगर हम इस पूरे 72 लोगों की लिस्ट पे बात करें, तो जैसे मैं देख रहा था, तो तीरथ सिंह रावत का टिकट तो खैर बताया, वहाँ पे कटा, अनिल बलूनी को मिला। दादर नगर हवेली की सीट है, वहाँ पे इन्होंने कलाबेन देलकर को टिकट दिया। आपको अगर याद हो, मोहन भाई देलकर एक चर्चित नेता थे जो पहले कांग्रेस से भी सांसद रहे और बीजेपी से भी सांसद रहे, निर्दलीय भी सांसद रहे, और बाद में उनकी संदेहास्पद स्थिति में मौत की खबर आई, और फिर उनकी बात बताया गया कि कैसे उनकी जान गई। नोट भी शायद बरामद हुआ। हाँ, नोट बरामद हुआ। तो उनकी पत्नी ने आरोप लगाए थे। बाद में उनकी पत्नी उपचुनाव लड़ी। उनका नाम श्रीमती कलाबेन डेलकर है, वो शिवसेना से सांसद बनती, लेकिन अब बीजेपी में शामिल हो गए। तो बीजेपी ने अपने पाले में सीट लाने की कोशिश की, तो उनको अपनी पार्टी से टिकट दे दिया गया। दिल्ली की बात करें तो हर्ष मल्होत्रा को टिकट दिया है, और गौतम गंभीर यहाँ से चुनाव पिछली बार लड़ा था, और उनको लिए बार बार आरोप लगते थे ये पार्ट टाइम सांसद हैं, फुल टाइम कमेंटेटर हैं, पार्ट टाइम सांसद हैं। तो और इसको लेकर के कई बार सवाल उठते थे, तो इस बार इनका टिकट काट दिया गया है। उनसे ट्वीट भी मैं कह रहा था करवा दिया गया, लेकिन उन्होंने खुद ही कर दिया कि अब वो अपनी बाकी जिम्मेदारियों पे, क्रिकेट को टाइम देंगे और अपने बाकी असाइनमेंट्स को देखेंगे। तो वो अब खासे नाराज भी लग रहे थे। कई सारे इंटरव्यू और आजकल जो चला है तो उसमें बताते थे कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं आता। तो उनकी जगह हर्ष मल्होत्रा को टिकट दिया गया है। ये पूर्व मेयर हैं और दिल्ली बीजेपी के महासचिव हैं, काफ़ी टाइम से बीजेपी संगठन से जुड़े हुए हैं। ये वो सीट है जहाँ से आखिरी बार कांग्रेस 2009 में जीती थी। संदीप दीक्षित जो है वो शीला दीक्षित के बेटे। इस बार ये सीट आम आदमी पार्टी के कोटे में गई है। तो जो कुलदीप कुमार हैं, वो कोंडली सीट है, यहीं पे पास में बॉर्डर कोंडली सीट है, वहाँ से एमएलए हैं।
तो इस बार एक मैसेज देने की कोशिश, जो बार बार केजरीवाल आके कह रहे थे कि हमने सामान्य सीट से एक दलित कैंडिडेट को उतारा है, तो ये वो सीट है। बाकी दूसरा जो उत्तर पश्चिम दिल्ली से टिकट कटा है वो हंसराज हंस, वो भी एक तरीके से पार्ट टाइम सांसद ही थे, क्योंकि उनका दूसरा पेशा और सब जानते हैं। और इस सीट पे योगेंद्र चंदोलिया को टिकट दिया, एमसीडी के पोर्ट चेयरपर्सन रहे हैं। ये वो वाली सीट है जिससे कृष्णा तीरथ कभी चुनाव लड़ती थी और जीती भी थी। तो दिल्ली की 2 ही सीटों पे आज, बाकी तो पहले आ चुका है, आज 2 सीटों पर है। गुजरात में गुजरात का भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, मतलब टिकट कटे हैं और एक मिनिस्टर का टिकट कटा है। ये अभी तक शायद लिस्ट देख करके लोग नहीं समझ। केंद्रीय मंत्री की आप बात कर रहे हैं? जी, एक मिनिस्टर का टिकट कटा हुआ है और वो रेलवे राज्य मंत्री हैं। आमतौर पे क्योंकि बहुत सारे मंत्रियों के नाम लोगों के जहन में नहीं होते हैं, तो दर्शना जासदोस जो है उनका टिकट कटा है और वो सूरत से एमपी हुआ करती थी। तो सूरत, दर्शनाबेन जरदोश। हाँ, दर्शनाबेन जरदोश जो है उनका टिकट कट गया। उनके जगह पे मुकेश भाई चंद्रकांत दलाल को टिकट मिला है। तो सूरत वो सीट है जहाँ पे बीजेपी बहुत मजबूत है। हाँ हाँ, और दर्शकों के लिए, अच्छा, आज इस वाले बातचीत में हम ना दर्शकों के लिए भी कुछ सवाल छोड़ जाएंगे ताकि वो खुद कमेंट करें, उनका भी थोड़ा सा देखें पॉलिटिक्स का क्या है। ये सूरत की जो सीट है ना निखिल, यहाँ से एक प्रधानमंत्री चुन के आते थे और वो लगातार 5 बार यहाँ से सांसद हुए। तो वो प्रधानमंत्री कौन थे उसका नाम जो है दर्शक कमेंट करके बताएंगे, आपको तो समझ में आ ही गया होगा। अहमदाबाद पूर्व से जो ईस्ट से वो टिकट रिपीट हुआ है हंसमुख भाई का। यहाँ से जो है, पता है कांग्रेस ने किसको उतारा है? रोहन गुप्ता को उतारा है, जो आईटी सेल इंचार्ज थे दिल्ली में। और अब उनको बोला गया है कि आप जो है सोशल मीडिया से थोड़ा इतर एक बार ज़मीन की तह लेकर आइए। तो वहाँ पे कैसा चुनाव होगा हर कोई जानता है। लगभग अहमदाबाद बड़ी मार्जिन से बीजेपी जीतती तो रोहन गुप्ता के लिए बहुत मुश्किल सीट होने वाली है। बगल में गांधीनगर, जहाँ से होम मिनिस्टर लास्ट टाइम उन्होंने कंटेस्ट किया था। अहमदाबाद ईस्ट वो सीट है जहाँ से परेश रावल 2014 में सांसद बने थे। वडोदरा से भी टिकट जो है रिपीट हुआ है, महिला वहाँ पे रंजनबेन धनंजय भट्ट को टिकट दिया गया है। वडोदरा के लिए भी हमारे दर्शकों के लिए एक सवाल है। वडोदरा से भी एक प्रधानमंत्री चुनकर आए हुए हैं। मैं ये नहीं बताऊंगा कि वो कौन से साल में जीते थे, नहीं तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। लेकिन एक प्रधानमंत्री वडोदरा से भी चुनकर आते हैं, उनका भी नाम आपको कमेंट में बताना। और अधिक जानकारी है तो ये भी बताइएगा कि उनके खिलाफ चुनाव कौन लड़ा था। तो गुजरात में मोटा मोटी यही है। वलसाड़ से टिकट बदला है, सूरत में टिकट बदला है। तो अब हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में सबसे इंटरेस्टिंग नाम जो पूरी लिस्ट में, मनोहर लाल खट्टर का तो कल ही पता चल गया था कि ये लड़ने वाले हैं चुनाव और करनाल से ही लड़ेंगे, तो इनका नाम तो है। लेकिन इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग नाम है, अशोक तंवर का नाम है। अशोक तंवर भारतीय जो यूथ विंग है नेशनल कांग्रेस की, उसके प्रेसिडेंट हुआ करते थे और बाद में हुड्डा और शैलजा कुमारी के टसल और इस सब में उन्होंने फिर पार्टी छोड़ी, बीजेपी में चले गए। अशोक तंवर का एक और ये एमपी भी रह चुके हैं और इनका एक परिचय ये भी है कि ये अजय माकन के जो भाई थे ललित माकन, उनकी बेटी इनसे ब्याही हुई हैं। मतलब ये ललित माकन के एक तरीके से दामाद लगते हैं। और इनका एक संबंध जो शंकर दयाल शर्मा पूर्व उपराष्ट्रपति रहे हैं उनसे रहा है, क्योंकि ललित माकन की जो पत्नी थी वो शंकर दयाल शर्मा की बेटी थी। तो एक तरीके से शंकर दयाल शर्मा की जो नातिन है उनसे अशोक तंवर की शादी हुई है। तो अशोक तंवर को टिकट दिया है और यहाँ से सुनीता दुग्गल का टिकट काटा है। सुनीता दुग्गल चर्चित चेहरा है, जब ये महिला आरक्षण बिल पास हुआ तो कई जगहों पे बयान दिया जा करके और ये वो, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इनका टिकट कट जाएगा। वो जब आए पार्टी में तो सुनीता दुग्गल को लग रहा था अरे कुछ नहीं होगा, अशोक जी तो पार्टी को मजबूती देंगे ये वो, लेकिन अशोक जी अपनी मजबूती बना गए, उनका टिकट कट गया। अंबाला से महिला को टिकट दिया। अब देखिए यही बीजेपी एक तरीके से कॉम्बिनेशन का गेम खेलती है। एक जगह से उन्होंने महिला का टिकट काटा तो अंबाला से बंतो कटारिया को टिकट दिए। ये जो बीजेपी की लिस्ट है इसमें जो ये बोल्ड में है वो महिला का नाम है, तो आदमी को ऐसे समझ में आ जाए इसलिए तो इन्होंने अंबाला से एक महिला को टिकट दिया, बंटो कटारिया, जो यहाँ से जो सांसद रहे रतनलाल कटारिया, हमको मुझे लगता है उन्हीं की फैमिली से होंगी। ये लगातार कई बार के सांसद थे, उनका निधन हो गया था 2023 में, तो उनकी जगह इनको टिकट दिया है। राव इंद्रजीत सिंह का टिकट रिपीट हुआ है गुड़गांव से, लगातार यहाँ से जीतते रहे हैं और मजबूत नेता है, कांग्रेस के ज़माने से चले आ रहे हैं। कृष्णपाल गुर्जर उन शुरुआती नेताओं में से हैं जो बीजेपी की बुनियाद में थे हरियाणा में, तो उनको फरीदाबाद से रिपीट किया है। गुड़गांव के लिए भी एक दर्शकों के लिए एक है इंटरेस्टिंग चीज़, गुड़गांव से
भारत के एक बहुत ही चर्चित शिक्षा मंत्री यहाँ से चुनाव जीत कर आए थे एक ज़माने में। तो अगर कोई उनका नाम बताएगा तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, और मैं कोशिश करूंगा कि कमेंट पे जाके लोगों के रिप्लाई भी करूं अगर उनका जवाब सही होता है। बड़ा अच्छा लगता है अगर हमारे दर्शक इतने अवेयर होंगे तो गुड़गांव हरियाणा का मैंने शुरू में बताया था। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर का टिकट रिपीट हुआ है और 5वीं बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं अनुराग ठाकुर। सीनियर हो जाएंगे, 4 बार हो जाएगा अगर जीतते हैं तो। सीनियर है और 4 बार होने पे ही सीनियर हो गए हैं। हाँ, ये हो सकता है कि अब आगे चल के और बड़े मंत्रालय, मजबूत मंत्रालय मिलने लगे। अनुराग ठाकुर गुड बुक्स में हैं प्रधानमंत्री की, और वो आप उनको देखेंगे तो वो काम से काम मतलब रखने वाले मिनिस्टर्स में से हैं। एक उनका अगर वो बयान छोड़ दिया जाए जो एकदम आवेश में आकर उन्होंने दिया, तो आमतौर पर अनुराग ठाकुर उस तरीके के जैसे लॉलेस बात करते हुए हम लोग देखते नहीं हैं, संयमित बयान देने के लिए। और वो अनुराग ठाकुर भी उस समय नेता बन गए, सांसद बन गए जब प्री मोदी एरा था। भाई 2008 में जब इनके पिताजी मुख्यमंत्री बने तो ये उपचुनाव लड़के सांसद बन जाते हैं, और तब से लगातार हमीरपुर से ये सांसद हैं। तो ये प्रधानमंत्री की वो जो लाइन है ना कि छपास रोग से बचना है, तो उसमें ये बड़ा फिट हो जाते हैं। ये चूंकि प्रवक्ता भी हैं सरकार के, तो ये अपना काम से काम बयान देते हैं, ज़्यादा खबरों में आने और रहने की कोशिश नहीं करते, तो इनका नंबर ठीक रहता है, मतलब मोटा मोटी जो समझ में आता है। शिमला से मतलब शिमला आमतौर पे हम लोग सोचते हैं कि घूमने और इस तरीके की चीज़ें याद आती जहन में। शिमला जो है आरक्षित सीट है, वहाँ से सुरेश कुमार कश्यप का टिकट रिपीट हुआ है, ये वहाँ के सांसद है। सबसे इंटरेस्टिंग जो है वो कर्नाटक है, चूँकि कर्नाटक में बीजेपी को ये एहसास हो रहा था कि यहाँ से कुछ चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं, तो यहाँ पे 10 लोगों के टिकट काट दिए हैं। इवन आप देखोगे सदानंद गौड़ा जो एक बड़े लीडर थे, उनका तक टिकट काटा गया है बेंगलुरु उत्तर से। क्यों, और उडुपी से जो शोभा करंदलाजे हैं, उनको उडुपी से चेंज करके यहाँ पे ले आया है। तो कई सारे फेरबदल किए गए। अब इसमें आप देखेंगे तो लिस्ट में बसवाराव मुंबई को हावेरी से चुनाव लड़ाया जा रहा है। प्रहलाद जोशी नोन फेस हैं सरकार के और संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनको वापस से टिकट दिया गया है, वो धारवाड़ से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो अब जैसे इसमें एक उत्तर कन्नड़ा की एक सीट है जैसे जहाँ पे श्योर शॉट है कि यहाँ बीजेपी जीत सकती है, मतलब कि ये मजबूत है, जहाँ पे बहुत अच्छा मार्जिन रहा है, तो उन सीटों पर तो आपको जब बीजेपी नंबर डिसाइड करती है तो आराम से डिक्लेयर कर देती है। लेकिन यहाँ पे जो है उत्तर कन्नड़ा की सीट से जो है अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है। यहाँ से चर्चित नेता अनंत हेगड़े सांसद हैं, और अनंत हेगड़े लगातार 4 बार के सांसद हैं। और चूँकि ये उस तरह का इलाका है जहाँ पे आप देखोगे कि हिजाब के मुद्दे का बहुत असर होता है, हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स बड़ी असरदार होती है, और बड़े अच्छे मार्जिन से यहाँ पे बीजेपी जीतती है। आप जैसे 2019 का रिजल्ट देख रहे हो आप, तो 68% वोट बीजेपी को मिला है। तो अनंत हेगड़े अगर इस लिस्ट में नाम नहीं है उनका, तो ये उनके लिए चिंता का विषय है, क्योंकि उन्होंने कुछ दिनों पहले एक बयान दिया कि बीजेपी को 400 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान में संशोधन करना है, संविधान में बदलाव करना है। तो बीजेपी ने हाल फिलहाल में एक मैसेज दिया है जो बड़बोले नेता हैं। यही मैं अभिनव कहने वाला था जब आप कह रहे थे ना चर्चा में। तो आप पिछले बार आप जैसे भोपाल से प्रज्ञा ठाकुर का टिकट जाने का मतलब और कोई कारण समझ में आता नहीं है। उनके बयानों को अगर आप छोड़ देंगे तो फिर क्या दिक्कत है? भोपाल कैपिटल सिटी है, कोई बहुत बड़ी वहाँ पे समस्या है नहीं। महानगर पालिकाएं जो वहाँ पे हैं वो अपना काम करती रहती हैं। मतलब वो आरामदायक सीट है किसी एक सांसद के लिए, अगर वो आप अपना काम से काम रखें तो आराम से आप रीइलेक्ट भी हो जाते हैं। लेकिन उन बयानों के चलते देखिए वहाँ नुकसान हुआ। यही चीज़ अनंत हेगड़े के मामले में भी एक कयास तो लगा ही सकते हैं। प्रवेश वर्मा, ये सब लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो एक पिछले दिनों ये हुआ कि प्रधानमंत्री अब एक स्टेट्समैन वाली छवि वो चाहते हैं, तो वो ये सब चीज़ों से वो। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा तेजस्वी सूर्या बहुत तेज़ी से एक नाम आया, और कई सारे बयानों के लिए भी चर्चा में आए। वो इधर उधर के बयान तेजी दिखाना है और उसमें बयानों में, तो उन्होंने भी आपने देखा होगा पिछले दिनों बैक गियर लगाया है। मैं वही कह रहा हूँ कि अब जो एक अगला मतलब ऑब्जेक्टिव बताया जाता है कि अब प्रधानमंत्री एक स्टेट्समैन की छवि का निर्माण वो चाहते हैं कि उनको इस तरह से याद रखा जाए। तो फिर इन बयानों से क्या होता है कि वो अटेंशन कहीं और जाता है। तो मे बी ये एक इंस्ट्रक्शन भी रहा हो हमारे जो गृह मंत्री थे मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा,
उनके बारे में कहा जाता है कि एक क्लोज डोर मीटिंग में उनको पॉइंट आउट किया गया था कि आप होम मिनिस्टर हैं, अब देश के दूसरा सबसे बड़े सूबे के होम मिनिस्टर हैं, बहुत काम होता होगा। ये सब बयानों की आवश्यकता नहीं है, माना नाम नहीं लिया गया था, लेकिन ये संकेत किया गया था कि इस तरह के बयानों की आवश्यकता नहीं। उसके बाद जैसे आप बैक गियर कह रहे हैं, वहाँ तो स्टॉप हो गया था, एकदम डिस्क ब्रेक लग गया था। एक लकीर खींच दी गई है कि आपको जो है इस लाइन के इतर नहीं जाना है। और आपको अगर निखिल याद हो, जब 2019 में दोबारा जीत कर आए तो प्राइम मिनिस्टर का जो सेंट्रल हॉल में स्पीच होता उसमें उन्होंने बोला, और बड़ा अपने अंदाज में बोला कि आप दिल्ली आएंगे नया नया तो आपको लोग मिलेंगे, स्वागत करेंगे, अरे भाई साहब आइए आइए। तो बोले कि उनसे बचना है आपको, छपास रोग और दिखास रोग से बचने की खास सलाह दी थी प्रधानमंत्री ने। और बोला था कि भाई ठीक है, जिनको ज़रूरत है वही बोलें, मतलब जिन जो प्रवक्ता बनाए गए हैं। हाँ, और जो आते हैं चर्चा में, तो ये अगर एक्सट्रीम लाइन पे कोई बोलता है तो मुझे लगता है कि उसका नुकसान तो होता है, ये देखने के बाद, लिस्ट देखने के बाद। लेकिन खैर, तेजस्वी सूर्या को बेंगलुरु साउथ से टिकट मिला हुआ है। मिलना ही था, बहुत बड़े पद पे हैं, हाँ, मतलब भारतीय संगठन में है, युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। और बेंगलुरु ग्रामीण से सीएन मंजुनाथ को टिकट दिया गया। यहाँ से डीके सुरेश, डीके शिव कुमार के भाई हैं, जो इकलौती सीट 2014 में, माफ़ कीजिएगा 2019 में जीत कर आई कांग्रेस, तो वो यही बेंगलुरु ग्रामीण थी। इवन गुलबर्गा भी जो सीट थी वो भी हार गए थे। खैर, मध्य प्रदेश पे आते हैं, जो निखिल का होम स्टेट है। और होम स्टेट से डायरेक्ट होम सीट पे आ जाते हैं, छिंदवाड़ा, जहाँ से विवेक बंटी साहू को टिकट दिया गया है नकुल नाथ के खिलाफ। और इसके बारे में अधिक जानकारी देंगे हमारे साथी निखिल, हम भी दे देंगे, कुछ नावेद भी चीज़ें बता देंगे। जैसे क्योंकि मैं हूँ भी छिंदवाड़ा का, लेकिन नावेद जो शहर छिंदवाड़ा खास, वहाँ से नावेद आते हैं। बंटी साहू के बारे में नावेद हम जानना चाह रहे हैं। 2 लोग छिंदवाड़ा के हो गए। बंटी साहू का ऐसा है कि अभी पिछले कई सालों से वो भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं छिंदवाड़ा में। और क्योंकि वो एक मतलब इस तरह के परिवार से आते हैं कि जहाँ पर पूंजी की कमी नहीं है ना। उनका आप भी जानते ही होंगे कि उनके अलग अलग तरह के व्यापार हैं, ज्वेलरी में व्यापार करते हैं। तो इस तरह की एक मतलब, क्योंकि कमलनाथ के बारे में भी ये चीज़ सभी को पता है कि उनके पास बहुत सारी संपन्न है, हाँ, तो इसलिए इस तरह का कोई नेता सामने होना चाहिए। तो पिछली बार क्या हुआ था, 2018 में ये जिलाध्यक्ष जरूर थे, बट टिकट पहले किन्हें दी गई थी, चौधरी चंद्रभान सिंह को, जो पुराने वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। बट उस टाइम पे इन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो जब बाई इलेक्शन हुए थे, जब कमलनाथ जी ने खुद ने लड़ा था, उस टाइम पे दीपक सक्सेना लड़े थे 2018 में। बट 2019 में जब कमलनाथ सीएम बनने के बाद उन्होंने जब बाई इलेक्शन फाइट किया, तब बंटी साहू उनके सामने उतरे थे। तो उस वक्त 26,800 के करीब 25,800 के करीब ये मतलब मार्जिन था, उसमें विनिंग मार्जिन था, जो कि सभी लोग ये मान रहे थे कि कमलनाथ के खिलाफ इतना मार्जिन लाना बहुत बड़ी बात है, आप जानते ही हैं इस चीज़ को। फिर उसके बाद जब वहाँ पे मतलब 2019 में लोकसभा चुनाव भी हुए, उसमें तो वो नहीं थे कैंडिडेट, नत्थन शाह कवरेती थे। अब 2023 में जब इलेक्शन हुए तो फिर से विवेक बंटी साहू ही कमलनाथ के खिलाफ मैदान में उतरे भाजपा से इस बार। लेकिन वोट का जो मार्जिन था वो, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी प्ले करता है कि मुख्यमंत्री का फेस कांग्रेस पहले ही डिक्लेयर कर चुकी थी कमलनाथ रहेंगे। तो इस बार जो 2023 में जो इलेक्शन हुआ, उसमें 35-36 हज़ार के आसपास वोट मार्जिन रहा, जो 10 हज़ार लगभग उससे बढ़ गया। फिर भी विवेक बंटी साहू को देखा जाए तो 10 हज़ार का बस मतलब बढ़ा मार्जिन और ज़्यादा बढ़ सकता था। तो जितना उन्होंने कॉम्पिटिशन दिया वो एक बहुत बड़े स्तर पर माना जा रहा है। और जो बड़ा नेतृत्व है जो भाजपा का, केंद्रीय नेतृत्व कह लें, चाहे मतलब जो स्टेट लेवल पर जो नेतृत्व है, वो इस चीज़ को काफ़ी मान रहा है। और बाकी मतलब जो पहले के जो नेता रहे हैं भाजपा के, वो कमलनाथ जी से भी उनकी मतलब अच्छी जो इक्वेशन है वो सही रही है। बट इनके अंदर अगर विवेक बंटी साहू की अगर बात करें तो वो काफ़ी मुखर होकर बात करते कमलनाथ के खिलाफ भी। तो ये एक उनमें थोड़े से एक फैक्टर अलग है। बाकी नरोत्तम मिश्रा और अलग अलग जहाँ से कैलाश विजयवर्गीय, ये सब गिरिराज सिंह, ये लोग सब आकर वहाँ पर छिंदवाड़ा में कैंपेन करते रहे हैं, तो उससे भी फ़ायदा मिला है। बट एक अच्छी उन्होंने अपनी राजनीति उन्होंने भी करके दिखाई है विवेक बंटी साहू ने। वो वही है, बंटी साहू को अब कंटेस्ट करना है नकुलनाथ, क्योंकि नकुलनाथ ने पहले ही अनाउंस किया था कि वो छिंदवाड़ा से फाइल करेंगे। और जब कांग्रेस की लिस्ट आई थी तो उसमें भी छिंदवाड़ा से नकुलनाथ का ही नाम था।
जो उज्जैन से अनिल फिरोजिया वही वाले सांसद हैं जिनको नितिन गडकरी ने कहा था कि वजन घटा के आओ, और वही वाले सांसद। ये बात हुई थी कि जितना आप अपना वजन कम कर लेंगे उतना मैं उतने करोड़ मैं मतलब का प्रोजेक्ट में दूंगा। और बड़ी अच्छी बात है, मतलब इस तरह की पॉलिटिक्स का हम स्वागत करते हैं कि एक हेल्दी कंपटीशन। अनिल फिरोजिया ने अपना वजन कम किया और गडकरी ने अपना वादा भी पूरा किया और दिया भी। हाँ, दिया। धार से सावित्री ठाकुर का टिकट मिला है। ये 2014 में सांसद रही थी, 19 में कट गया था, फिर से गाड़ी पटरी पे लौट आई। इंदौर से शंकर लालवानी का टिकट रिपीट हुआ है। मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ था कि क्यों नहीं पिछली लिस्ट में नाम आया, क्योंकि मतलब ऐसे जितना हमको राजनीति समझ है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं था कि पहली लिस्ट में नाम ना होता, लेकिन फिर अब आ गया है इंदौर वाली सीट से। और इंदौर मतलब आप फाइनेंस और पॉलिटिक्स का की राजधानी है मध्य प्रदेश में, आप ये मान के चलिए। सुमित्रा ताई यहाँ से हाँ, तो वो बीजेपी एक सीरियस वहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे गडकरी जी की, और वो कौन लोग हैं जो ये कहते थे कि नितिन गडकरी का टिकट कट जाएगा, जो आज ये कौन से चाणक्य हैं जो ये ख्वाब बुनते थे कि नहीं नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी में कुछ ठीक नहीं है। ऐसा हम लोग सुनते नहीं थे। हमने इंटरव्यू में मतलब पूछे थे सवाल, तो उन्होंने कहा कि ये पता नहीं कहाँ से इस तरह की बात है। तो ऐसा लोग कह रहे थे कि नितिन गडकरी को ये हो सकता है, वैसा वैसा। नितिन गडकरी भाई साहब मजबूत मंत्री हैं, उनका काम बोलता है। एक्चुअल में वो उनको वापस से टिकट मिला है नागपुर की सीट से, और महाराष्ट्र वो दूसरा राज्य है कर्नाटक के अलावा जहां ज़्यादा सीटें हैं और जहां से खेल होने की संभावना, मतलब यूपी के बाद सबसे ज़्यादा अगर कहीं सीटें तो 48 सीटें महाराष्ट्र में है। तो बहुत पैसा है महाराष्ट्र में। हाँ, पैसा तो बहुत ज़्यादा है, मतलब महाराष्ट्र में पैसा बहुत ज़्यादा है। और 20 नामों का ऐलान हुआ है महाराष्ट्र में। इसमें जो मोटा मोटी समझ में आता है, पीयूष गोयल को अच्छा सांसद ही लड़ा रहे हैं। हाँ, उनको मुंबई नॉर्थ से टिकट दिया गया है। और मुंबई पीयूष गोयल इतने दिनों से राज्यसभा में थे। इनके पिताजी वेद प्रकाश गोयल भी मिनिस्टर हुआ करते थे, और इनकी माता चंद्रकांता गोयल भी ये माटुंगा इलाके से चुनाव लड़ती थी। तो इनको जो है गोपाल शेट्टी का टिकट काट के, और भाई इतना बड़ा हैवी वेट मिनिस्टर जा रहा है तो कोई गोपाल शेट्टी या क्या, फिर वो तो पार्टी नेतृत्व देखती है। लेकिन पार्टी इस बार वो प्रयोग भी कर रही है कि सिर्फ राज्यसभा नहीं खेलेंगे आप राज्यसभा खेल लिए, अब लोकसभा वाला खेलिए। तो यहाँ पे पीयूष गोयल को टिकट मिला है। सुधीर मुंगटीवार जो विदर्भ के बड़े नेता माने जाते हैं, और एक ज़माने जब 2014 में जब सरकार बनी थी बहुमत की, तो जैसे नाम चले थे ना कि ये सीएम बनेंगे वो सीएम बनेंगे, तो उसमें इनका भी नाम, मुंगटीवार का भी नाम था। और कल इनका एक बयान आया था कि हम नहीं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते, अभी मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट में। इनको जो है चंद्रपुर से लड़ाया है। चंद्रपुर जो है वो कांग्रेस की विनिंग सीट थी 2019 में, तो चंद्रपुर से इनको चुनाव लड़वाया है। राव साहब दानवे जो रेल राज्य मंत्री हैं, लगातार जीतते आ रहे हैं। जालना से टिकट रिपीट हुआ है। और इसमें जो एक नाम इम्पोर्टेंट, हाँ, पंकजा मुंडे की एक तरीके से राजनीतिक वापसी हुई है। पंकजा मुंडे जब वो कौन सी सीट थी, परली सीट है, परली, पंकजा मुंडे को जो है धनंजय मुंडे ने चुनाव हरा दिया था विधानसभा का। तो एक तरीके से वो महाराष्ट्र की राजनीति से थोड़ा साइडलाइन हो गई, फिर उनको सेंट्रल लाया गया, और एक तरीके से फडणवीस से उनकी दूरी बनती गई। तो उनको जो उनकी बहन है पूनम मुंडे, उनकी जगह पे वापस टिकट दिया गया है बीड से। तो वो लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं, ये खबर है इसमें। वर्धा सीट है, वहाँ से रामदास चंद्रभान जी तड़स को टिकट मिला है। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देंगे कौन? अक्षय, वर्धावासी। तो हमारा डाइवर्स न्यूज़रूम है, छिंदवाड़ा से भी लोग हैं, प्रयागराज से भी हैं, वर्धा से भी हैं। जी बताइए। तो रामदास तड़स जी को ये अभी टिकट मिला है। तो ये 2014 से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 2014 में भी थे और 2019 में भी इनको टिकट मिला था। तो वर्धा में देखा जाए तो दो मेजर कास्ट है, वो चुनाव के नतीजे यानी बहुत बड़ा परसेंटेज आता है उनका। एक है तैलिक समाज और दूसरा कुनबी समाज। तो जो रामदास तड़स है ये कुनबी समाज से आते हैं, सॉरी तेली समाज से आते हैं। तो और अगर हम वहाँ के एमएलए है जो वर्धा कॉन्स्टिट्यूंसी के, वो पंकज भोयर है, वो तैलिक कुनबी समाज से आते हैं। तो इक्वेशन अगर देखा जाए तो तैलिक समाज और कुनबिक समाज के लोग ज़्यादातर यहाँ पे चुन के आते हैं। पहले ये एनसीपी में थे और 2009 में ये बीजेपी में आए हैं।
तो 2009 के बाद ये एक इलेक्शन देवली रीजन है, वहाँ से लड़े थे, 2009 में हारे थे ये। फिर उसके बाद 2014 में ये एमपी का इलेक्शन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन जीत चुके हैं। तो इनका देवली रीजन से बिलोंग करते हैं और काफ़ी बड़ा स्टेचर है उस रीजन में। और अगर पिछले दिनों एक तेलिक समाज की एक मीटिंग भी हुई थी, तो जो चंद्रशेखर बावनकुळे जो महाराष्ट्र के बीजेपी प्रेसिडेंट भी है, तो उनके बारे में कुछ टिका कर रहे थे लोग कि इनके आने के बाद तेलिक समाज को कुछ बड़ी सीटें या कुछ बड़े पद नहीं मिल पाए हैं। तो वो ऐसे बोल रहे थे कि रामदास तड़स है वो तेलिक समाज के ज़्यादा बड़े नेता है, ना कि बावनकुळे। तो ऐसे एक सॉर्ट ऑफ इक्वेशन है और काफ़ी बड़ा स्टेचर इनका फ़िलहाल की पॉलिटिक्स में। और जो एनसीपी अजित पवार का गुट है, जब सीट शेयरिंग चल रही थी उनकी भी नज़रें वर्धा सीट पे थी, तो इन्होंने तब बोला था एनसीपी जो अजित पवार गुट का एक भी कार्यकर्ता है नहीं, तो मुझे नहीं लगता उनको टिकट दिया जाएगा। इनकी एज अगर देखें तो 70 साल है, तो लोग पहले सोच रहे थे कि जैसे बीजेपी 70 साल के ज़्यादा उम्र वालों को टिकट नहीं देते, तो ऐसे लग रहा था इनका टिकट कट जाएगा, बट नहीं, सारे जो एनसीपी जो अजित पवार का गुट था उनको टिकट नहीं मिला बीजेपी के इससे वर्धा सीट का। और 70 साल का जो ये था एज ब्रैकेट जो होता है वो भी इन्होंने पार कर लिया और इनको टिकट मिल गया। वर्धा रूरल विदर्भ की सीट है, लेकिन रूरल का मतलब आप ये मतलब बिल्कुल गांधी जी का आश्रम है, लेकिन नागपुर की ही तरह, मैं कहता हूँ नागपुर से ज़्यादा शायद वर्धा के इलेक्शन में पैसा खर्च होता होगा। हाँ, तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, उत्तराखंड के 2 टिकट काट दिए। तीरथ सिंह रावत का टिकट कट गया, रमेश पोखरियाल निशंक जो मिनिस्टर हुआ करते थे उनका भी टिकट कट गया। उनकी जगह पे अनिल बलूनी को टिकट दिया है। और हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये पुराने जो मुख्यमंत्री रहे हैं, तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र रावत 2 अलग अलग लोग हैं, दोनों में मुख्यमंत्री रहे हैं। तो अनिल बलूनी बहुत करीब करीब। हाँ, और अनिल बलूनी जो है प्रवक्ताओं के हेड और काफ़ी क्लोज रहे, तो उनको टिकट दिया गया है। महाराष्ट्र में हम लोग बात कर रहे थे। अच्छा, एक चीज़ जैसे हम लोग देखते हैं ना कि बीजेपी बहुत परिवारवाद के खिलाफ की बातें करती कि नहीं, परिवारवाद के लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा, इन्होंने तो इनको बेटे को टिकट दे दिया। अब इसमें आप देखेंगे तो बीजेपी भी कई सारे जो है, अब जैसे ये नंदुरबार से हिना विजय कुमार गावित को टिकट दिया है, तो ये एकनाथ खड़से की बहू, नहीं माफ़ कीजिएगा, रक्षा निखिल खड़से जो है रावेर से टिकट मिला है। ये एकनाथ खड़से की बहू हैं। ये एकनाथ खड़से बीजेपी के बड़े नेता हुआ करते थे, इनका भी नाम चलता था मुख्यमंत्री की रेस में। अभी ये एनसीपी में है, तो इनकी बहू हैं। अब भाई पीयूष गोयल के पिताजी भी नेता रहे, पंकजा मुंडे के पिताजी भी रहे। और जो ये बात होती है कि अच्छा, नांदेड़ से एक चर्चा चल रही थी कि इनको जो अपने क्या चौहान, अशोक चौहान, कि उनके परिवार से किसी को लड़ाया जा सकता है, उनको जिसने हराया था उन्हीं को टिकट दिया है। तो इस तरह ये नाम कई सारे हैं। मिहिर कोटेचा को मुंबई उत्तर से दिया गया, ये एमएलए हैं, मनोज कोटक का टिकट काट के। ये मुंबई उत्तर पूर्व जो है ना, मुंबई में 6 सीटें हैं, तो 6 सीटों में 4 सीटें जिनके नाम के आगे मुंबई नॉर्थ फिर समथिंग, मुंबई नॉर्थ फिर समथिंग, मुंबई नॉर्थ ईस्ट, मुंबई नॉर्थ वेस्ट, इस तरह से नाम है सारे। वो अभिनव इसलिए क्योंकि शहर ना वो लंबाई में है, उत्तर से दक्षिण में बसा हुआ, इसीलिए। और साउथ बॉम्बे जिसको सोबो लोग कहते हैं, साउथ मुंबई, सॉरी, लोग बुरा मान जाते हैं, उसकी वो ऐसे टेपर होते हुए वो आइलैंड्स आते हैं, मैंने नीचे ज़मीन कम होती जाती है, इसलिए साउथ में सीट्स कम है, नॉर्थ में ज़्यादा है, तो आपको इसलिए वो दिख रहा है। हाँ, तो ये सारे टिकट। और साउथ बड़ा पॉश इलाका है, वहाँ उतनी आप कह लीजिए भीड़ नहीं कहना चाहिए, आबादी कम है। हाँ, वो आबादी कम है क्योंकि भाई, अच्छा, तेलंगाना में भी 4 टिकट अनाउंस किए हैं, और मतलब 6 टिकट अनाउंस किए हैं, आदिलाबाद से और मेडक से, महबूब नगर से, और बाकी 3 सीटें। त्रिपुरा में महारानी कृति सिंह देव वर्मा हैं, इनको टिकट दिया है। ये त्रिपुरा माथा जो पार्टी विपक्ष, क्या नाम है, त्रिपुरा मोथा, ये आपने इंटरव्यू भी किया था उनका। हमने प्रद्योत देबर्मन का इंटरव्यू किया था, जो वहाँ के अभी महाराज हैं, तो उन्हीं के जो पूर्वज थे, उन्होंने ही त्रिपुरा का विलय हिंदुस्तान में किया था। तो इनकी बड़ी बहन है कृति सिंह, तो अभी कुछ दिन पहले, मतलब एक डील हुई होगी ना, एक दिन पहले, शनिवार को, तो फिर शुक्रवार को ये हुआ था। मैं डेट भी कंफर्म कर देता हूँ ना। हम लोग पिछले ये नहीं सही कह रहे हैं,
शनिवार को आई थी ये 2 मार्च को पहली 2 मार्च को आई थी। हम लोग बनारस में एक शादी अटेंड कर रहे थे, मैं और सौरभ जी दोनों। 2 मार्च को लिस्ट आई थी, तो 1 मार्च को ये खबर आई थी कि त्रिपुरा में एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ है, त्रिपुरा सरकार और जो आंदोलनकारी त्रिपुरा मोर्चा था, और तीसरा उसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय। हुआ ये था कि मतलब उससे पहले उन्होंने आमरण अनशन पे बैठे हुए थे प्रद्युत देवबर्मन, यानी वो जो वहाँ के अब तो टाइटल्स रहे नहीं, लेकिन जो एक परंपरा के हिसाब से महाराज त्रिपुरा के, तो और उनके वो थे कि आदिवासियों के हक मारे जा रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि बहुत माइग्रेशन हुआ त्रिपुरा में, और जो ओरिजिनल ट्राइब्स थी त्रिपुरा की, आज की डेट में वो एक माइनॉरिटी है। अच्छा, हाँ, ये फैक्ट है, मतलब इसको कोई इसमें पॉलिटिकल करेक्टनेस एक तरीके से विपक्ष में से और डील हो गई, तो एक ये डील हुआ होगा कि भाई हमारी बहन को आप ऐसा कहा जा सकता है, ये हम गैस कर सकते हैं कि कोई, क्योंकि वो जो त्रिपक्षी ये बहुत लोग कह रहे थे कि अगर प्रद्युत देवबर्मन को कुछ हो जाता, तो क्योंकि वो आमरण अनशन पे बैठे हुए थे, थोड़ा से सीरियस लग रहे थे, तो अगर बात ऊपर नीचे होती तब फिर बीजेपी को सफ़र करना पड़ता, क्योंकि वो मतलब वो बात हाथ से निकलने वाली चीज़ हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और एक समझौता हो गया, और उसमें एक अब जो उसका रिजल्ट है बहुत स्पष्ट तो नहीं आया, लेकिन उन्होंने एक ऑनरेबल सोल्यूशन की बात की है ना, कि आदिवासी समाज जो है उसकी गरिमा का ध्यान रखते हुए कुछ राइट्स और प्रोविज़न दिए जाएंगे। स्पष्टता क्या है वो समय के साथ अपने को सामने आएगी, जब एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न होंगे या उन्हें कोई हक दिए जाएंगे तब। लेकिन अभी एक समझौता हो गया, और अभी के लिए जिसको फायर फाइटिंग कहते हैं वो सफल हुई है। लोग कहते हैं कि इनका एक दौरा भी हुआ दिल्ली का, और जहाँ पे एक समझ पैदा हुई, और उसी के अनुरूप हम देख रहे हैं कि ये तब कहा भी जा रहा था कि त्रिपुरा मोथा क्या नाम, कोई आश्चर्य नहीं होगा कि वो एनडीए में आ जाएगी, जो मतलब बिल्कुल जिसको टूथ एंड नेल बीजेपी को फाइट कर रही थी एक टाइम पे। हाँ, मतलब एक बार लग रहा था कि ये मतलब ऐसा भी माहौल था ना कई जगहों पे कि ये सरकार बना ले। प्रिंसिपल ऑपोजिशन है वो आज की डेट में त्रिपुरा की, और वो जिसको कहते हैं ना धूमकेतु की तरह। लेकिन अब तो ऑपोजिशन के नाम पे, हाँ वही है। तो खैर ये पूरी लिस्ट रही, और इस पे हमारी जो बातचीत रही मैंने जो है मोटा मोटा हम लोगों ने सारा डिस्कस कर ही लिया है। जो दर्शकों के लिए मैंने 2-3 सवाल छोड़े हैं, उसका हम कमेंट में इंतज़ार करेंगे। पहला सवाल मेरा ये था कि सूरत से वो कौन प्रधानमंत्री हैं जो चुनकर आते थे। दूसरा सवाल ये था कि वडोदरा से कौन से प्रधानमंत्री चुनकर आए। और तीसरा सवाल ये था कि गुड़गांव से वो कौन से प्रसिद्ध शिक्षा मंत्री चुनकर आए। तो इन 3 सवालों का जवाब का इंतज़ार रहेगा। बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताएंगे ही। निखिल, ओवर टू यू। बस शुक्रिया, शुभ रात्रि, और देखते रहिए दी ललन टॉप।